जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक वीडियो लेकर। बहुत दिनों से काफ़ी लोग हमें कह भी रहे थे कि एमआई सेंसस का वीडियो चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं एमआई सेंसस के विषय में, लेकिन इसमें काफ़ी सारी भ्रांतियाँ और कुछ लोग बहुत ही बेसिक्स छोड़कर सिर्फ ऐप में पत्रक को भरने की ही जानकारी दे रहे हैं। तो हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि पत्रक भरने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहले ये समझना कि ये जनगणना या ये संगणना क्यों की जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि एमआई सेंसस है क्या आखिर। एमआई सेंसस या जिसको हम लघु सिंचाई संगणना कहते हैं, छठवीं लघु सिंचाई संगणना है ये। और अभी तक ये हर साल होती थी, हर 5वें साल में होती थी। किंतु कुछ कारणों से कभी जैसे कोरोना आ गया या कोई और कारण हो गए, या मान लीजिए सरकार बदल गई या चुनाव हो गए, तो उस कारण से ये पोस्टपोन कर दी जाती थी। तो इस बार इसमें सिंचाई संगणना के साथ साथ जल निकाय को भी, जल निकाय की संगणना भी जोड़ी गई है। ठीक है, तो लघु सिंचाई संगणना यानी कि माइक्रो इरिगेशन सेंसस, इसी को कहते हैं हम। सिंचाई संगणना वैसे 3 प्रकार की होती है: लघु सिंचाई संगणना, मध्यम सिंचाई संगणना और बृहद सिंचाई संगणना। जो 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षेत्रफल आता है, जो हमारा सीसीए आता है, कृषि योग्य कमान क्षेत्रफल, वो यदि 2000 हेक्टेयर है तो वो लघु सिंचाई संगणना आएगा। 2000 हेक्टेयर से अधिक है तो मध्यम सिंचाई आएगा, और 2000 से 10,000 तक है तो मध्यम आएगा, और 10,000 से अधिक है तो बृहद सिंचाई संगणना आएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये योजना क्या। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, आपको कई जगह बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं जो पहली बार कर रहे हैं, खासकर जो पहली बार कर रहे हैं उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि ऐप में भरना या पत्रक भरना सिर्फ बहुत मतलब कोजी टाइप का है। बहुत आसान तो है लेकिन जटिल बहुत है, क्योंकि उसको समझना ज़रूरी है, उसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। तो आप ये समझ लें कि जो संसाधन है या जो साधन है, सिंचाई के साधन, उसी की गिनती आपको करनी है कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में, आपके गांव में कितने ऐसे साधन हैं जिनसे सिंचाई की जा रही है। ठीक है, अब उसी को सुविधा के दृष्टि से बांट दिया गया है। ठीक है, हम उसको अभी यहाँ पर देख लेंगे आगे। तो उन्हीं जो गिनती आप कर रहे हैं, एक एक बोर की, कुएं की, तालाब की या नहर की, या जो भी आप गिनती कर रहे हैं, उन्हीं की गिनती या उन्हीं साधन को ही योजना कहा गया है। यानी जब भी आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि भूजल योजना 1 यानी कि बोर 1, भूजल योजना 2 यानी कि कुआं 2, ठीक है, या सतही योजना 1 यानी कि तालाब 1, ऐसे करके आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आगे देखेंगे इसमें आप कि किस तरह से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो जो लघु सिंचाई संगणना जो हम पढ़ेंगे या जो हमको करनी है बेसिकली, वह 2000 हेक्टेयर से के कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लिए लागू होती है। यानी कि जहाँ पर जो भी हमारा संसाधन है, जो भी हमारी योजना है, वो 2000 हेक्टेयर तक का यदि सींच क्षेत्रफल कर रही है तो वह लघु सिंचाई संगणना के अंतर्गत आएगी और हम उसकी गिनती करेंगे। ठीक है, हमारी इस जो संगणना है, इसका जो आधार वर्ष है वो 2017-18 लिया गया है। यानी कि हम जो भी संगणना करेंगे वो हम 2017-18 को आधार मानकर करेंगे। यानी कि हम जो भी हमारा योजनाएं हैं जिनकी हम आकलन करेंगे, जिनकी हम जांच करेंगे, जिनका हम विवरण देखेंगे, तो हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वे 2017-18 के तक की हो, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बहुत कंफ्यूज है कि जो आज बना है, जो पिछले साल बना है, जो 19 में बना है, नहीं। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें यह बात कि 2017-18 के बाद की किसी भी योजना को इसके अंतर्गत लागू नहीं करना है, आप उसकी गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमारी छठवीं संगणना है। इसके पहले 5 हो चुकी हैं, अंतिम जो हुई थी वो 13-14 के आधार वर्ष के आधार पे हुई थी। ठीक है, अब जो हमारी यह संगणना है, अभी तक केवल 3 अनुसूचियां भरी जाती थी: भूजल योजना, सतही योजना और ग्राम अनुसूची। इस वर्ष भूजल योजना यानी कि ग्राउंड वाटर, सतही जल योजना यानी कि सरफेस वाटर, और जल निकाय अनुसूची, उसके साथ साथ ग्राम अनुसूची, 4 अनुसूचियां हमको भरनी है। जल निकाय अनुसूची को पहली बार संगणना में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत कृषि वर्ष में सिंचित रकबा की जानकारी भरनी है। और निकाय अनुसूची के अंतर्गत हमको जो हमारा जल निकाय का साधन है, जो भी किसी मत्स्य पालन में उपयोग हो रहा है, आबादी में यूज़ हो रहा है, पशु धुलने में काम आ रहा है, या हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए, सामाजिक उपयोग के लिए उपयोग आ रहा है सिंचित के अलावा, वो हमारा जल निकाय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जो हमारा इस संगणना के अंतर्गत कृषि वर्ष में सिंचित रकबा है, जिसकी हमको जानकारी संकलित करनी है, इसी को कल्टीवेबल कैचमेंट एरिया या फिर सीसीए कहा गया है। ठीक है, आप बहुत जहाँ पर बृहद योजनाएं हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे डैम है, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर बोर्ड लगा होता है, वहाँ पर लिखा होता है सीसीए, तो वहाँ पर टोटल लिखा होता है 3600 हेक्टेयर या 4200 हेक्टेयर, क्योंकि उसमें टोटल कैचमेंट एरिया दिया जाता है। ठीक है, अब सिंचाई का क्षेत्र जितने रकबे को वह योजना से सिंचाई हो, सिंचाई का क्षेत्र हमारा कौन सा होगा, जितना रकबा हमारा सिंचित हो रहा है वह हमारा इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब सिंचाई के साधन, आधार रूप से हमारे सिंचाई के कुछ साधन हैं,
नदी, डैम, नहर, कुआं, नलकूप, जलाशय, तालाब, हौज, टैंक जिसको हम कहते हैं, अन्य जल भंडार जहाँ पर आप एकत्रित कर लेते हैं जल, छोटी छोटी टंकियाँ बना लेते हैं, छोटे छोटे आपने एक इकट्ठा कर लिया पानी कहीं पर, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। स्थायी विपथन, परमानेंट डाइवर्जन कर लिया कहीं आपने, टेम्परेरी डाइवर्जन कर लिया, अस्थायी विपथन। जल संरक्षण कम भूजल पुनर्भरण योजना, जहाँ पर आप पुनर्भरण, जहाँ पर आप पानी नदी से, नल से, कुएं से भर के रख सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। जहाँ पर जल रिसाव रिसाव होता है उस टाइप के डैम होते हैं, चेक डैम होते हैं, स्टॉप डैम होते हैं, झरना प्रवाह, स्प्रिंग फ्लो है या आदि, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले बता दें कि जो बहती हुई नदी है उसका कोई कैचमेंट एरिया प्रॉपर नहीं होता, उसका कोई फिक्सेशन नहीं है, वो जहाँ तक बह रही है, जहाँ से लेकर जहाँ तक बह रही है, वो वहाँ से वहाँ तक के लोगों को सिंचित में मदद करती है, इसलिए ये 10,000 हेक्टेयर के आसपास जाती है, इसलिए इसको वृहद में काउंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद डैम और कैनाल ऐसे हैं जो कि लगभग 7 से 8 हज़ार आपका काउंट करते हैं, है ना। 7 से 8 हज़ार का सिंचाई तो ये मध्यम में रखे गए हैं। इसके बाद आपका वेल से लेकर अन्य तक लगभग लगभग ये आपका जो आता है, ये किस में आता है, लघु सिंचाई में, इन्हीं की हमको जांच करनी है। तो जो हमारी अभी अनुसूचियां हमको भरनी है लघु सिंचाई के अंतर्गत, तो हमको मध्यम के लिए भरनी है, जो कि हमको वेल, कुआं, नलकूप, जलाशय, तालाब, अन्य जल भंडार, टेम्परेरी डाइवर्जन वगैरह से भरनी है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्वामित्व का प्रकार, जो संगणना के दौरान हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फंसेगी, जहाँ पर बहुत सारे लोग फंस सकते हैं, वो ये है स्वामित्व का प्रकार। सीधी सी बात है, यदि कोई कुआं है जो सरकार द्वारा बनाया गया था, सरकार द्वारा खोदा गया था, सरकार द्वारा किसी योजना के, जैसे अमृत धारा योजना के तहत खुदवाया गया था और सरकार द्वारा ही उसको लेकिन किया गया, किसी का उसमें स्वामित्व नहीं है, किसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह सरकारी स्वामित्व कहलाएगा। यदि सहकारी कोऑपरेटिव बेसिस पे है, सोसाइटी बेसिस पे है, तो वो सहकारी स्वामित्व है। यदि पंचायत द्वारा वह कुआं या बोरवेल खुदवाया गया है, जलाशय खुदवाया गया है, हौज खुदवाया गया है, तो वो पंचायती स्वामित्व है। यदि किसी किसानों के समूह ने, जैसे 4 खेत के लोग हैं इकट्ठे, अब भाई ट्यूबवेल अब आज के समय में महंगा है, नहीं कर पा रहा है कोई किसान अफोर्ड उसको, तो क्या करते हैं कि 4-5 किसान मिलकर अपने एक जगह पे 4 खेतों या 5 खेतों के बीच में एक जगह पर बोर खुदवा लेते हैं, वो हमारा किसानों के समूह का स्वामित्व है। एकल किसान का स्वामित्व, जो सिंगल किसान है, हमारा सिंगल खेत है किसी का और उसने अपने उपयोग के लिए 10 एकड़ का भूमि स्वामी, बड़ा भूमि स्वामी है, उसने अपने 10 एकड़ के उपयोग के लिए यदि वहाँ पर खुदवाया हुआ है, तो वो हमारा एकल किसान का स्वामित्व है। और इसके अलावा अन्य, ठीक है। तो ये हमारे स्वामित्व के प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 यानी भूजल योजना, ठीक है। तो अब हमारी 2 अनुसूचियाँ हमको जो भरनी है इसमें, वो है एक भूजल योजना और एक सतही जल योजना। भूजल योजना का मतलब है ग्राउंड वाटर, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारा ज़मीनी जल है ना, भू के अंदर, भूजल, ठीक है, भू के अंदर। तो उस जल का हमको उपयोग जो करते हैं, उसकी सिंचाई जो है हमको उसको देखना है, कुआं और नलकूप, कुआं यानी वेल और नलकूप यानी ट्यूबवेल। अब पहली चीज़ ये आप बता दें आपको, सिंचित सिंचित क्या होता है, जो कि कृषि वर्ष में 3 फसल, अब वर्तमान में हमारे पास 3 फसलें हैं, ठीक है, खरीफ की, रबी की और जायद की, और वार्षिक फसल भी उसमें आ जाती है। यदि उस पूरे वर्ष में हमने जैसे कुआं है, हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे इस कुएं से हमने उन 3 फसलों को पानी दिया, तो जो हमारा निरा क्षेत्रफल या शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल होगा, जो कम से कम एक बार सींचा ही गया है, वो हमारा यहाँ पर हमको निकालना है और उसी की जानकारी हमको सीसीए के अंतर्गत देनी है। पर हमको देनी ज़रूर है, पहली हमको खरीफ में कितना सींचा, रबी में कितना सींचा, वार्षिक फसल में कितना सींचा, उसके बाद शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी अनुसूची में हमको आगे जाकर भरना है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ज़मीन सिंचित है वो सिंचित नहीं, सिंचित का मतलब है आपको इसमें खेत से कोई लेना देना नहीं, भूमि स्वामी से कोई लेना देना नहीं, आपको इसमें सिर्फ लेना देना है आपके उस साधन से, उस योजना से, उस बोर से, उस कुएं से, उस जलाशय से। एक कुआं है, वो 4 किसानों के बीच में है या एक किसान के पास है। अब उस कुएं से यदि आसपास के 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कुएं बोर के माध्यम से सिंचाई हो रही है, तो आपको सिर्फ उस कुएं की जानकारी देना है, वो किसके स्वामित्व में है उसकी जानकारी देना, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसका व्यास, उसकी जानकारी देना है, ठीक है, कितना पुराना है इसकी जानकारी देना, और उसकी लागत राशि की जानकारी देकर उसके आपको आगे बढ़ा देना। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि किसान वार आपको जानकारी, आपको सिर्फ बोर वार आपको जानकारी एकत्रित करनी है, ठीक है। अब कुआं जब आप देखेंगे तो आप आज के समय में लगभग 50 से 60% हमारे जो पूर्व के कुएं, कच्चे कुएं, वो अब मृत घोषित हो चुके हैं या एक प्रकार से बंद हो चुके हैं।
लेकिन पक्के कुएँ या फिर कुआँ कम बोरवेल आज की डेट में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। आप जब मौके पर जाएँगे तो आप देखेंगे कि कुआँ कम बोरवेल आपको देखने मिलेंगे, जो कुएँ हैं लेकिन साथ में बोरवेल भी हैं। मतलब 15 मीटर का कुआँ है लेकिन उसके अंदर 100 मीटर की आपकी या 70 मीटर की या 150 फीट के आसपास की बोरवेल खोद दी गई है, जिसके माध्यम से कुएँ में पानी भर रहा है। तो इस प्रकार के जो कुआँ कम बोरवेल हैं, वो हमारे कुआँ कम बोरवेल के अंतर्गत आएँगे, जो भी कुएँ हैं जिनके साथ-साथ बोरवेल अटैच कर दी गई है। और ज़्यादातर आप देखेंगे जहाँ पर कुएँ हैं बोरवेल के अलावा भी, वे पक्के कुएँ, पक्की मेड़ वाले ही मिलेंगे, क्योंकि कच्चे कुएँ अधिक बारिश में कई बार ढह जाते हैं। ठीक है? इनकी जो गहराई है वह हमें केवल मीटर में नापनी है। किसान को ज़्यादातर मीटर में ना पता होकर फिट में पता होती है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके साथ ही व्यास जो हमारा है, जो कुएँ की जो व्यास है हमारी, ठीक है? उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसान हमें फिट में ही बताएगा। जो भी हमको जानकारी इसमें एकत्रित करनी है, वो किसान से पूछ कर ही एकत्रित करनी है। ठीक है? ये याद रखें। तो जो भी आपको मीटर में मिले उसको 3.28 से गुणा जो फिट में मिले, ठीक है? उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर मतलब कि लगभग 3 फिट होता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होएँ, उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि वो आपको 10 फिट बताता है, तो उसको आप फिर मीटर में गुणा कर सकते हैं। 0.30 का या 0.31 का गुणा कर दें तो आपको भी मीटर में मिल जाएगा। ठीक है? इसके बाद नलकूप, नलकूप भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, उथला, मध्यम और गहरा। उथला नलकूप वह कहलाता है जो कि 35 मीटर तक गहरा हो या 115 फीट तक गहरा हो। मध्यम मतलब जो 115 से 230 फीट तक गहरा हो, और गहरा मतलब जो 230 फीट तक गहरा हो। 230 फीट से ज़्यादा गहरा हो, क्षमा कीजिएगा, जो 230 फीट से ज़्यादा गहरा हो, यानी 70 मीटर से ज़्यादा गहरा हो, और 35 से 70 मीटर तक का मध्यम गहरा। ठीक है? अब कई लोग ये कहते हैं कि यदि 35 मीटर है तो क्या होगा? तो यदि वो 35 मीटर गहरा है, तो वो आपका मध्यम में आएगा, क्योंकि 35 मीटर तक यानी कि 34 मीटर और 90 सेंटीमीटर या 114 फीट 11 इंच तक का जो भी गहराई होगी वो उथला में आएगी, और जैसे ही वो 115 फीट हो जाएगा वो मध्यम गहरा में आएगा। इसमें भी आपको गहराई किसान फीट में देगा, जिसको आप 0.31 का गुणा करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यास वो आपको इंच में देगा। ठीक है? तो ये ज़रूर याद रखें कि यदि वो जब आपको व्यास जो होगा वो बोलेगा 6 इंच की केसिंग है हमारी, 9 इंच की केसिंग है हमारी, तो वो जो 6 इंच की केसिंग की बात कर रहा है, तो 1 इंच में याद रखें कि लगभग 25 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है? तो यदि आपसे बोल रहा है 6 इंच का है, तो 6 गुणित 25 यानी कि लगभग 150 मिलीमीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद हम आते हैं जल वितरण की स्थिति। तो जल वितरण की स्थिति जो है बहुत ही सामान्य है। हमारे आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। ओपन ड्रेन है, अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, सरफेस पाइप्स हैं, ड्रिप है और स्प्रिंकलर है। ठीक है? ये हमारी जो साधारण या सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली जल वितरण स्थितियाँ हैं। ओपन ड्रेन मतलब जैसे आप कहीं से डायरेक्ट नाली के माध्यम से, नाली बनाकर, खुली नाली बनाकर आप पानी ला रहे हैं, सींच रहे हैं, तो वो ओपन ड्रेन्स में आता है। पक्का होगा और कच्चा होगा। पक्का जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो पक्के हैं। कुछ पुरानी नहरें जो बनी हुई हैं, उनको जोड़ती हैं क्या खेतों को नालियों के माध्यम से, वो कच्ची मिलेंगी आपको गाँव में आज भी। भूमिगत पाइप हैं जहाँ पर भूमि स्वामी संपन्न है और जिसको आए दिन सींचना है, पॉली हाउस वगैरह में जहाँ पर वो काम करते हैं, वहाँ पर उनको पानी की नियमित सप्लाई चाहिए होती है, तो वहाँ पर वो अंडरग्राउंड पाइप्स का प्रॉपर यूज़ करते हैं। सतही पाइप्स हैं, जैसे कि अभी आप खरीफ में जाएंगे तो आपने खेतों में देखा होगा, सतही पाइप डले हुए पाइप फैले हुए हैं, सिंचाई हो रही है। ठीक है? उसके बाद जैसे ही खरीफ खत्म हो जाएगा वो पाइप उठा देंगे। इसके बाद टपकन है, ड्रिप आप देख सकते हैं। एक पाइप फैला दिया, उसमें बीच बीच में होल्स कर दिए, स्पोर्स कर दिए, जिसके माध्यम से धीरे धीरे पानी रिस रहा है, सींचा जा रहा है। इसके बाद फव्वारा पाइप आप देख सकते हो। स्प्रिंकलर बहुत कॉमन है आज की डेट में, आप देखेंगे जो स्प्रिंकलर फव्वारे के रूप में पानी को सींचता है, वो हो गया। उसके बाद अन्य, फिर ये देखिए इस तरह की एक सारणी आप बना सकते हैं। ये आपको आगे जाकर और अच्छे समझ में आ जाएगा। जब भी आप जाएंगे फील्ड पे काम करने, तो आप इस तरह का एक बना लें, टेबल बना लें, इसको अपने एक रजिस्टर बना लें, उस रजिस्टर में लिख लें योजना क्रमांक, खसरा नंबर जहाँ पर वो योजना स्थापित है, उस कृषक का नाम जिसकी खसरे में वो स्थापित है, स्वामित्व किस प्रकार से उसका है, स्वामित्व हमने आपको ये बताया था, आप ये स्वामित्व भी देख सकते हैं। इनमें से कोई एक स्वामित्व के रूप में वो जो योजना होगी वो स्थापित होगी। ठीक है? उसके बाद आपका प्रकार, ठीक है, क्या प्रकार है, कुआँ है कि नलकूप है कि जलाशय है कि तालाब है, ठीक है, बोरवेल है, पक्का है, कच्चा है। फिर गहराई मीटर में उसकी या फिट, वो फिट में बताएगा, आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। व्यास कुएँ की यदि है तो मीटर में, और नलकूप की है तो मिलीमीटर में। निर्माण वर्ष, किस वर्ष बनाया है उसने, कितनी लागत उसको लगी थी, और सिंचित क्षेत्र, ठीक है, वो कितना कितना क्षेत्रफल सींच कर रहा है।
ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपको ये योजना करनी है, जो आपको ये संगणना करनी है, वो केवल 2013-14 से लेकर 2017-18 में बने हुए नलकूपों की करनी है। यदि वो आपको अभी कल का, परसों का, पिछले साल का, 2 साल पहले का नलकूप के बारे में बताए तो उसको आपको इस नलकूप की संगणना में नहीं करनी है। ठीक है। और 13-14 वाला जो है वो आपको 13-14 से 17-18 के बीच में यदि कोई वर्ष है तो उसको मेंशन करना है, अदरवाइज लिखना है कि पूर्व से व्याप्त। ठीक है, क्योंकि उसकी पूर्व में जनगणना 13-14 में की जा चुकी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी भूजल योजना में ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको भरनी है। फिर अनुसूची 2 जो सतही जल योजना है, सतही जल योजना में आपका रिजर्वायर, जलाशय, तालाब, पॉन्ड्स, हौज, टैंक, अन्य जल भंडार, स्थायी विपथन परमानेंट डाइवर्जन, अस्थायी विपथन टेम्पररी डाइवर्जन, जल संरक्षण कम भूजल पुनर्भरण योजना, जल रिसाव हौज, चेक डैम आदि और झरना प्रवाह। ठीक है, इनकी आपको जानकारी एकत्रित करके इनकी संगणना करनी है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि इसमें आप उन योजनाओं से या उन साधनों से बचें जो लंबी या बृहद सिंचित क्षेत्रफल को करते हैं। ठीक है, व्याप्त हैं उनमें, उनको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास झरना है। ठीक है। इसके बाद आप आएंगे जल निकाय अनुसूची। तो जल निकाय अनुसूची में आपको बता दें कि जहाँ भी जल इकट्ठा होता है, जहाँ पे भी जल पाया जाता है, वो आपका जल निकाय के अंतर्गत आता है। तो इस अनुसूची में हमको उन्हीं को ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जल निकाय अनुसूची में वैसे क्या क्या आता है। तो आपको बता दें कि जल निकाय अनुसूची में महासागर आता है, खाड़ी आती है, नदी, जलधारा, जलप्रपात, नहर, झरना, तालाब, झील, हौज, जलाशय, जल संरक्षण योजनाएं, अन्य जितना भी है ये सब इसमें जल निकाय की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जहाँ भी ताज़ा या खारा पानी एकत्रित होता है, भरता है, वो सब जल निकाय के अंतर्गत आता है। अब जल निकाय अनुसूची में हमको क्या क्या करना है, तो जो भी जल, जहाँ पर जल इकट्ठा होता हो और जो सिंचाई के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, मत्स्य पालन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, पीने हेतु, मनोरंजन के लिए, या फिर धार्मिक उपयोग के लिए, या भूजल पुनर्भरण के लिए, या अन्य के लिए उपयोग किया जाता है, उसको आपको जल निकाय के अंतर्गत लेना है। लेकिन ये ध्यान रखें, आपको जो जल निकाय की संगणना करनी है उसमें आपको महानगर, खाड़ी को नहीं लेना है, महासागर और खाड़ी को नहीं लेना है, नदी, जलधारा को नहीं लेना है, जहाँ पर जल बिना किसी भंडारण के मुक्त बहता है, जो बहता रहता है, उस निकाय को आपको इसमें नहीं लेना है। ठीक है। फिर तो तरण ताल है, जो आपका अप्राकृतिक या बनाया गया आर्टिफिशियल मानव निर्मित जो आपका तरण ताल है, जो मानव निर्मित बनाया गया जल संसाधन है, उसको नहीं लेना है इसमें। विशिष्ट प्रयोजन, जैसे किसी ने व्यक्तिगत तौर पे अपने घर के बाहर कोई ढकी हुई टंकी बनाई हुई है, उसको आपको इसमें नहीं लेना है। किसी मालिक ने, कारखाने ने कच्ची टंकी, कच्चे माल के उपयोग के लिए यदि कोई टंकी बनाई तो उसको नहीं लेना है। खनन, ईंट भट्टों और अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए खुदाई द्वारा बनाया गया छोटा सा टंका, अस्थायी रूप से बनाया गया जल निकाय, उसको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि बरसात के मौसम में भर जाते हैं। और मवेशियों की सिर्फ पीने के लिए जो बनाई गई टंकी, जो घर के बाहर आपने देखा होगा कई लोग बना के रख लेते हैं, उसको भी हमको इसमें नहीं लेना है। ठीक है। और जल निकाय की संगणना का जो हमारा महत्व है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो गंगा संरक्षण मंत्रालय की मांग है, और नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की जो हमारी मांग है, ठीक है, जो डिमांड्स हैं, हमारी ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दी जाती हैं, वो इसी आधार पर दी जाती हैं कि जल निकाय का उपयोग किस तरीके से हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है। तो इसमें हम देख लें, हमारे पास इस तरह की एक पुस्तक दी गई है। ठीक है। इस पुस्तक में आप देख सकते हैं छठी लघु सिंचाई संगणना के आंकड़े संग्रह करने के अनुदेश दिए हुए हैं। ठीक है। ग्राम अनुसूची दी है, अनुसूची 1, अनुसूची 2 के पत्रक दिए हुए हैं, परिशिष्ट 3 दिया हुआ है, जल निकाय की गणना के अनुदेश दिए हुए हैं, फिर जल निकाय का पत्रक दिए हुए हैं, शहरी और ग्रामीण। ठीक है। फिर ग्राम अनुसूची का पत्रक दिया हुआ, सूक्ष्म सारणी जांच, भूमिगत भूजल की सूक्ष्म सारणी जांच दी है, जल निकाय की सूक्ष्म सारणी है, और सतही जल की सूक्ष्म सारणी है, और कुछ FAQs हैं। ठीक है। इसमें हम देखेंगे जैसे देखिए लघु सिंचाई संगणना इसने बताया हुआ है किताब में हमको कि इसका विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये उपलब्ध है। ठीक है। संगणना का प्रशासन एवं नियंत्रण क्या है, संगणना का उद्देश्य क्या है, फिर संगणना का क्षेत्र कार्य क्या है, ये कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, इस कार्य का निरीक्षण कौन कौन कर सकता है। ठीक है। फिर संगणना का प्रशिक्षण, संगणना का प्रशिक्षण जिला स्तर से राज्य स्तर से किसको कैसे कैसे मिलेगा। ठीक है। इसमें जैसे कि जल निकायों की गणना जो है, जल निकायों के चित्रों को खींचने का भी प्रावधान रखा गया है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जल निकायों के चित्रों को खींचने हेतु मोबाइल फ्रेंडली ऐप सॉफ्टवेयर भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आपको जल निकायों के अक्षांश और देशांतर, जैसे कि सारा में आप देखेंगे, सारा में आप भरेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रख के भरें।
इसके बाद अनुसूचियों के प्रकार जो हमने आपको बताए, ग्राम अनुसूची, भूजल अनुसूची, सतही जल अनुसूची और एक दी है जल निकाय की अनुसूची, जो कि शहरी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, इसमें स्पष्ट आपको विवरण मिल जाएगा कि भूजल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सतही जल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, शहरी अनुसूची में गणना कैसे करनी है, शहर में कितने वार्ड संख्या है, इसकी जनगणना इसकी गणना कैसे करनी है, उसका उपयोग कितना, जल निकाय का उपयोग कितना हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लघु सिंचाई के गणना के लिए जो संकल्पनाएं और परिभाषाएं दी हैं इसमें, सीसीए क्या होता है, कृषि योग्य क्षेत्र क्या है, सकल सिंचित क्षेत्र क्या है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, फिर सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है, सिंचाई क्षमता का उपयोग क्या है, लघु सिंचाई स्कीम क्या है जो हमारी ये संगणना है। ठीक है, मध्यम सिंचाई स्कीम क्या होती है, वृहद सिंचाई स्कीम क्या है, सिंचाई जो हमारी सिंचाई की प्रणालियाँ हैं, स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, नॉन सबमर्सिबल सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सबमर्सिबल पंप क्या है, टर्बाइन और जेट पंप क्या होते हैं। भूजल योजनाओं में खुदे हुए कुएँ, उथले कुएँ, मध्यम कुएँ, गहरे कुएँ, गहरे नलकूप, इनकी जानकारी है। फिर सतही जल स्कीम में सतही प्रवाह सिंचाई स्कीम क्या है। ठीक है, भंडारण स्कीमें क्या हैं, टैंक अन्य भंडारण, इन स्कीमों की अनिवार्य विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, फिर डाइवर्जन स्कीमें क्या है, हमारी टेम्पररी है, परमानेंट है। ठीक है, फिर जल संरक्षण सह भूजल पुनर्भरण स्कीमें, जो हमने अभी बताया था आपको कि पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मानसून का या बरसात का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारी है। फिर सतही लिफ्ट सिंचाई स्कीम जो है, स्थलाकृति जो नदियाँ और झरनों से सीधे प्रवाह वाली सिंचाई की अनुमति जो नहीं देती हैं, वहाँ पर जल सिंचाई चैनलों से लिफ्ट कैसे किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है और उसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, फिर अनुसूची भरने के लिए सामान्य अनुदेश। ठीक है, तो पहली जो हमारी ग्राम अनुसूची है, ये उसके बारे में विवरण है कि कृषि क्षेत्रफल, कृषि योग्य क्षेत्रफल क्या है, शुद्ध बोया क्षेत्रफल क्या है, सकल और सिंचित क्षेत्रफल क्या है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या है, औसत भूजल स्तर क्या है, जल उपयोग संगठन गांव में मौजूद है या नहीं है, गांव में भरी हुई जल निकाय अनुसूचियों के अनुसार जल निकायों की संख्या का संक्षिप्त विवरण क्या है, गांव में भरी हुई सभी अनुसूचियों के आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या का संक्षिप्त विवरण क्या है। भूजल अनुसूची भरने के लिए फिर देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ उपलब्ध है, आपकी पहचान विवरण क्या है। विशिष्ट जानकारी जो है, विशिष्ट जानकारी आपकी 3 प्रकार से भरनी है। पहले में आपको योजना की क्रम संख्या, योजना का प्रकार, उसकी मद संख्या, कोड वगैरह जो है, योजना का स्वामित्व, ठीक है, खसरा नंबर जहाँ पर वो स्थित है, स्थिति का विवरण, उसकी जो लैंडमार्क है जिसको हम कहते हैं, जो हमारा स्थिति पहचान विवरण। ठीक है, फिर स्वामी का समग्र भू स्वामित्व क्या है। ठीक है, फिर योजना के स्वामी का सामाजिक वर्ग क्या है, उसकी जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य। ठीक है, योजना की स्थापना का वर्ष कब स्थापित हुआ था, वो 2014-15 से पहले का है, 13-14 से पहले का है या उसके बीच का है। ठीक है, 14-15 का है, 15-16, 16-17 या 17-18 के दौरान का है। योजना का विवरण, कुआं है, बोर है, नलकूप है। ठीक है, फिर योजना के निर्माण की लागत और मशीनरी की लागत। फिर 17-18 में मरम्मत पर व्यय, 17-18 क्योंकि हमारा आधार वर्ष है, इसलिए हम उस दौरान उसमें मशीन बदली गई है, कोई उसमें कुछ काम हुआ है, तो उसका व्यय लागत हम देखेंगे। फिर वित्त पोषण के प्रमुख 2 स्रोत, प्रमुख 2 स्रोत आपको यहाँ पर लिखने, कोई भी 2 प्रमुख स्रोत की वह उसने बैंक से ऋण लिया है, सरकारी वित्त पोषण उसको मिला है, निजी बचत से उसने किया है, किसी साहूकार से लिया है, या कोई अन्य प्रकार से उसने वित्त का इंतजाम किया है। ठीक है, फिर किसी सरकारी अनुक्रम के उपक्रम के तहत अनुदान राशि उसको मिली है। योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, जो भी योजना है, जो हमारा नलकूप है, जो कुआं है, उपयोग में है या नहीं है, अस्थायी रूप से उपयोग में है या स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है। ठीक है, यदि योजना में उपयोग में है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, लेकिन यदि अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है तो आपको फिर भरना है कितने वर्षों से उपयोग में नहीं है और क्यों नहीं है उपयोग में। पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, ईंधन की कमी है, यांत्रिकी खराबी है, रखरखाव की कमी है, कोई अन्य कारण है। ठीक है, और यदि स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है तो फिर उसका कारण लिखना है आपको कि सूख गया है, मरम्मत लायक नहीं बचा है, समुद्री जल भर गया है, बृहद मध्यम जल परियोजना के कारण उपलब्धता आ गई है। ठीक है, फिर जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि, वही जो हमने आपको बताया था, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, खुली नाली है, पाइप है, सतही पाइप है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उन्नयन संयंत्र क्या है, आपके लिफ्टिंग के जो डिवाइसेस हैं उसमें सबमर्सिबल पंप का यूज़ कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ कर रहा है, टरबाइन का यूज़ कर रहा है, जेट का यूज़ कर रहा है, या मानव या पशु द्वारा पानी को लिफ्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, डीजल है, विद्युत है, वायु जनिक है, मतलब जो आपका पंप है वो किस चीज़ से चल रहा है। ठीक है, फिर सभी जल उन्नयन संयंत्रों को कुल अश्व शक्ति यानी एचपी हॉर्स पावर में वो कितना, उसकी जो हॉर्स, कितने हॉर्स पावर की मशीन है आपकी, उसकी जानकारी यहाँ भरना है। फिर पंप कितने दिन चला,
ठीक है। इसमें आपको भरना है, पहले तो ये भरना है कि खरीफ में कितने दिन चला, फिर आपको भरना है रबी में कितने दिन चला, फिर आपको भरना है यदि वार्षिक फसल थी तो कितने दिन चला, फिर उसके हिसाब से आपको औसत कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप ये लिख देंगे, इसमें आपको फिर समय भी लिखना है आगे जाके कि कितना समय चला। एक दिन यदि मान लीजिए 3 दिन चला, तो 3 दिन में कितने कितने 6-6 घंटे चला, 4-4 घंटे चला, ठीक है। इसकी भी जानकारी भरनी है आपको। फिर योजना कमांड क्षेत्र में है क्या, सीसी जो भरनी है आपको, यदि किसी योजना के अंतर्गत है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भरनी है, भूजल पुनर्भरण के लिए है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कृषि योग्य कमांड क्षेत्र जो आपको बताया मैंने, सीसी कल्टीवेबल, सॉरी, कल्टीवेबल कैचमेंट एरिया जो हमारा कहलाता है, ठीक है, सीसीए जो है, इसकी बात जानकारी भरनी है। फिर मौसमवार सृजित सिंचाई क्षमता भरनी है आपको, मौसमवार क्या सिंचाई क्षमता थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है, भाई जो योजना है उसका उपयोग सही से नहीं हो रहा, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके भी फिर नीचे आपको लिखना पड़ेगा क्यों हो रहा है कम, ठीक है। फिर सतही जल में भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सतही जल में भी आपके पास सेम चीज़ें उपलब्ध है, योजना की जनसंख्या, योजना की क्रम संख्या, योजना का प्रकार, फिर उसका मद कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद नदी पर है, धारा पर है, नाले पर है, योजना का स्वामित्व, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, फिर योजना के स्वामी का सामाजिक विवरण, स्त्री है पुरुष है, योजना की स्थापना वर्ष, योजना की वही निर्माण लागत जो आपने उसमें भी देखा भूजल में, ठीक है। फिर वित्त पोषण, फिर योजना उपयोग में है या नहीं है, उपयोग में नहीं है तो उसका प्रकार, क्यों नहीं है उपयोग में, और उपयोग में है तो उसके आगे की प्रक्रिया, ठीक है। और स्थायी रूप से बंद है तो फिर उसके भी कारण आपको लिखना है कि क्यों, क्या, किस कारण से स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। ऊर्जा का स्रोत, फिर वही कि किस हॉर्स पावर, उसकी कुल हॉर्स पावर के बाद वही खरीफ में कितना चला, रबी में कितना चला, फिर उसके बाद घंटे कितने उपयोग में आए, फिर वही सीसी क्षेत्रफल, मौसमवार सिंचाई सृजित सिंचाई क्षमता, और उसके बाद मौसमवार सिंचित क्षेत्रफल, फिर योजना द्वारा कवर किए गए गांव, यदि जैसे अब देखिए ये जो है जो सतही जल है, ये बोर जो है, कुआं जो है, वो केवल एक गांव में एक खेत या 10 खेत या 15 खेत आसपास के जो खेत हैं उनको कवर करता है। लेकिन जो सतही जल योजना, मान लीजिए कोई तालाब है 2 गांव की मेड़ में है, तो वो कहाँ आएगी, तो ये बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सतही जल योजना के अंतर्गत आपके तालाब होंगे या जो जल भराव जो होंगे, वो जिस गाँव में स्थापित हैं उनको माना जाएगा, ठीक है, उनसे काउंट होगा ये। तो उस गांव में उसका सिंचित क्षेत्रफल माना जाएगा, वो उस गांव में जितना क्षेत्रफल सिंचित कर रहा है वो लिखा जाएगा और वो उस गांव के अंतर्गत आएगा। यदि कोई तालाब 2 मेड़ में है तो जो पार यहाँ पर होगी, जहाँ पर वो उसकी स्थापना होगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद भरा हुआ भंडारण, जल निकाय अनुसूची के अनुसार 21 अंकों का जल निकाय क्रमांक, उपरोक्त जल निकाय में ग्राम के अतिरिक्त कुल योजनाओं की संख्या और ग्रामों की संख्या, कितने ग्रामों को ये सींच रहा है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का हमारा ग्राम अनुसूची का प्रपत्र है, जिसको इस बार हम सारा ऐप में भरेंगे। ये केवल आपके सामने देखने के लिए है, आप इसको देख सकते हैं 29 नंबर पे। ये वही सब चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, उनका ये शॉर्ट फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में पत्रक है जो हमको भरना है ऐप के माध्यम से, ठीक है। ये आपका भूजल योजना का पत्रक है, आप इसमें देख सकते हैं जितने पॉइंट्स आपने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स को कस्टमाइज्ड कर दिया है आपके समक्ष। इसको आप यदि अच्छे से पत्रक को देख लेंगे तो पत्रक को देखने के बाद आप ऐप भरेंगे तो आपको और आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए इसका पूरा पत्रक है, 3 पेज का पत्रक है। इसके बाद आखिरी में आपको उस जगह पर इसकी विवरण भरना है कि निरीक्षण कौन था, अन्वेषक कौन था, ठीक है, उसके हस्ताक्षर है। ऐसे ही सतही जल योजना की भी आप देख सकते हैं, सतही जल योजना का पत्रक भी उसी प्रकार का है, सेम पत्रक है, सिर्फ शुरू की जो गणना है वो डिफरेंट है और आखिरी की गणना वो डिफरेंट है क्योंकि इसमें योजना के अंतर्गत की जानकारी लिखनी है। इसके बाद जल निकाय की गणना, तो अब वही चीज़ कहते हैं जल निकाय क्या है, तो जल निकाय जो है, जल निकाय हमारा वह संसाधन है, वाटर बॉडी जो हमारी कहती है, जिसमें पानी के खारे या ताज़े पानी का एक भराव हो, ठीक है, तो वो हमारा जल निकाय आता है। इसमें तालाब, झील, हौज सब कुछ आ जाता है, आप देख सकते हैं। इसका हमने समरी उपलब्ध कराई थी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसको हमको जल निकाय में काउंट नहीं करना है, ठीक है। इसकी महत्व क्या है ये भी आपको ये देखिए दिख रहा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की मांग अनुदान की जाँच करने पर स्थायी संसदीय समिति ने जल निकायों का विभिन्न मानकों जैसे उनकी संख्या, आकार, स्थिति, उपयोग के प्रकार, भंडारण क्षमता आदि की महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करने हेतु लघु सिंचाई गणना के साथ साथ जल निकायों की गणना करने की सिफारिश की है। फिर जल निकाय अनुसूची भरने के लिए सामान्य अनुदेश, तो वही है कि क्या है, बेसिन कहाँ है इसकी, ठीक है, सीरियल नंबर इसका ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद जल निकाय का प्रकार, मद, भंडारण की प्रकृति, किस खसरा नंबर में यदि स्थापित है तो उसकी जानकारी, यदि कोई जल निकाय किसी खसरा नंबर में स्थापित है उसकी, फिर ये बेसिन के अंतर्गत स्वामित्व है, ठीक है, जल निकाय उपयोग में है या नहीं है, यदि उपयोग में है तो ठीक है और नहीं है तो उसके प्रकार, क्यों नहीं है उपयोग में, किस कारण से उपयोग में नहीं है, ठीक है। फिर जल निकाय मुरम्मत पुनर्स्थापना के अधीन है,
ठीक है। निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्र पूरी तरह से भरे हुए, जल निकाय की अधिकतम गहराई, जल निकाय की भंडारण क्षमता, भरा हुआ भंडारण, भंडारण के प्रकार, ठीक है। लाभान्वित शहर गांव, जल निकाय जिला सिंचाई योजना के अंतर्गत है, DIP जो हमारा कहलाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत है क्या, या फिर हमारा उसके जल निकाय किसी क्षेत्र के अतिक्रमण में तो नहीं किया गया है। फिर शहरी अनुसूची भरने के सामान्य अनुदेश, तो इसमें वार्डों की जनसंख्या, वार्डों की कुल संख्या और भरी हुई जल निकाय अनुसूची के आधार पर वार्ड अनुसार जल निकाय की संख्या भरनी है। ये देखिए, ये शहरी अनुसूची का प्रपत्र है और ऐसे ही आप देख सकते हैं ये ग्रामीण अनुसूची का प्रपत्र आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। ये परिशिष्ट 3 है जिसमें आपको भरना है कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय जो निरीक्षण होगा, योजना का पत्रक है आपका, उसकी जांच होगी, ठीक है। फिर लघु सिंचाई संगणना वर्ष 2017-18 में सूक्ष्म जांच सारणी है, जो जांच सारणी हमारे अन्वेषक करेंगे, उसके लिए जांच सारणी उपलब्ध है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके सामने उपलब्ध है। अब आप ये देख सकते हैं कि अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि MI सेंसस क्या है, MI सेंसस क्यों किया जा रहा है। और तो दोस्तों काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जल उसमें क्या करना है। इससे पहले कि हम कुछ और शुरू करें, मैं एक बार आपको और बता दे रहा हूँ कि बेसिकली लघु सिंचाई संगणना में हमको काफ़ी लोग भ्रांतियाँ करेंगे एक ही जगह पे। तो आपको इसमें फ़ोटो खींचनी है, इससे आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेव होंगे, ठीक है। हमने आपको बता दिया लघु सिंचाई संगणना कैसे करनी है, क्या करना है। अब हम आपको इसमें कोई PDF रीड करके नहीं बताएंगे, हम आपको इसमें लाइव ऐप के माध्यम से बताएंगे कि इसको भरना कैसे है, ठीक है। तो एक बार इसको आप जो आपने अभी तक देखा है, ये जो PDF है आपको इसमें देख रहे थे आप, जिससे आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ये पुस्तक भी जो है अनुदेश पुस्तिका, ये वीडियो के साथ एक लिंक हमने शेयर की है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF तीनों की तीनों मिल जाएंगी। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं इसमें भरना कैसे है। सबसे पहले हम अपना MI सेंसस पे क्लिक करेंगे। MI सेंसस पे आप देखेंगे सारा लॉगिन, जैसे आपने सारा लॉगिन किया तो ये विंडो खुलता है, सबसे नीचे MI सेंसस है। MI सेंसस पे क्लिक करिए। MI सेंसस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गांव आ रहा है, ठीक है। आप गांव पे क्लिक करिए, कोई भी एक गांव पे। अब आपके पास ये देखिए 4 अनुसूचियां भरनी है आपको। सबसे पहले अनुसूची 1, अनुसूची 2, फिर जल निकाय, फिर ग्राम अनुसूची, ठीक है। तो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर भरेंगे ग्राम अनुसूची, सॉरी, पहली भरेंगे आप अनुसूची 1 भूजल योजना। आप जैसे इसको खोलेंगे आप देख सकते हैं इस तरह का भी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इसको भरा नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर प्लस पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लस आपको दिख रहा है, इस पर जैसे गिरदावरी पे आप करते हैं ऐसे इस प्लस पे भी क्लिक कर लीजिए। आप जैसे इस प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे जैसे ही ये खुल जाएगा आपका, ये देखिए ये खुल गया आपका पहचान विवरण मध्य प्रदेश कटनी, कटनी उपराधरी, ठीक है। ये आपका गांव खुल गया, योजना की क्रम संख्या खुल गई आपकी, योजना का प्रकार खुल गया, कुआं नलकूप खुल गया आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है योजना का प्रकार क्या है। जैसे ही आप कुआं लिखेंगे यहाँ पर आपका कुएं का प्रकार पूछेगा, ठीक है। आप यहाँ पर चुन सकते हैं, मैंने आपको बताया है कुआं कम बोरवेल क्या है, पक्का कुआं, कच्चा कुआं क्या है। आप मौके पर देखेंगे, जैसे यदि आपको लगता है वो कुआं कम बोरवेल है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे योजना का स्वामी चुनने को आएगा, स्वामित्व यहाँ पर आपको लिखना है। स्वामित्व के विषय में भी हम आपको समझा चुके हैं। आप यदि एकल किसान भरेंगे तो आपकी जो कई जानकारियाँ आगे आपको उपलब्ध होंगी। यदि आप एकल किसान के अलावा अन्य सहकारी, सरकारी, पंचायती या किसानों के समूह का स्वामित्व चुनेंगे तो आगे कुछ जानकारियाँ आपको नहीं भरनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो मौके पर आप पाएंगे आप उसी को भरें। एकल किसान भर दीजिए, किसान का नाम भर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्म जो आपको भरना है ये आपको हिंदी में भरना है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। ये भर दीजिए आप। फिर खसरा संख्या भर दीजिए आप, ये आपने भर दिया, ये देखिए। आप जैसे यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। ये जैसे ही आप नाम लिखेंगे ये नाम आ गया, ठीक है। इनका नाम ऑटोमेटिकली वो उसने सेव कर लिया, ठीक है। ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली, जैसे आपने यहाँ खसरा नंबर डाला एकल किसान के स्वामित्व में उसने नाम लिख दिया। फिर स्थिति विवरण, तो ये जो यहाँ पर हमने देखा इस खसरे के पास पीपल का पेड़, तो ये आप याद रखें कि यहाँ पर आपको स्थिति विवरण का मतलब है लैंडमार्क, है ना, ताकि आप याद कर सकें कि ये जो आपका योजना क्रमांक है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके लिए ये लैंडमार्क भरते, जैसे हम लोग अपने बाहर भरते हैं कि बड़े बाल हैं, छोटे वो हैं, या किसी थाने के पास है, किसी मंदिर के पास है, स्टेशन के पास है घर,
है ना, तो हम जैसे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो लैंडमार्क मांगता है, बस वो यही है वो, ठीक है। अब स्वामी का समग्र भू स्वामित्व, मान लीजिए ये 5 हेक्टेयर की ज़मीन थी, उसमें इसका एकल भू स्वामित्व, एकल किसान का भू स्वामित्व कितना है, तो मान लीजिए हम कैसे कहते हैं 3 हेक्टेयर है, ठीक है। ये देखिए आपने भर दिया। फिर स्वामी का सामाजिक वर्ग, तो अभी ये जो स्वामी का स्वामित्व है इसका, ये जनजाति, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति। फिर ये पुरुष है, पुरुष भर दीजिए। फिर योजना की स्थापना का वर्ष, अब ये जो है ये 1617 में बनवाया गया था, ठीक है। योजना का विवरण, कुआं जो है किसान ने हमको बताया था कि ये लगभग 117 फीट का है। 117 फीट का मतलब है 35 मीटर से अधिक, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर में कितना, 36 मीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, यदि वो दशमलव में है, कोई भी जानकारी आपको दशमलव में नहीं भरनी है। यदि आपके पास कोई भी जानकारी दशमलव में आ रही है तो आप उसका जो नियरेस्ट पूर्णांक है, उसके पास निकटतम पूर्णांक है, उसके उसके रूप में भर सकते हैं, ठीक है। व्यास जो है कुएं का किसान द्वारा बताया गया था 17 फीट के आसपास का है। 17 फीट को हम कितना लिख सकते हैं, लगभग 6 मीटर के आसपास, ठीक है। तो 6 मीटर हम लिख देंगे। फिर बोर की गहराई, तो बोर की गहराई जो थी वो लगभग 12 मीटर के आसपास बताई गई थी, तो हम यहाँ डायरेक्ट 12 मीटर लिख देंगे। पास का जो कुआं है, अब ये याद रखें, पास का कुआं जो भी हो, चाहे किसी भी जो नियरेस्ट पास का कुआं होगा, आपको उसकी यहाँ पर जानकारी लिखनी, जो भी कुआं हो या नलकूप जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे था तो वो लगभग आपको लिखनी है, यहाँ पर आप एग्जैक्ट जरीब से नहीं नापें ना, तो किसान जो आपको बता दे आपको जानकारी वही भरनी है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। निर्माण की लागत, अब देखिए हो सकता है निर्माण की लागत वो 2017-18 में 16-17 में बनाया था तो 1 लाख हो, या वो आज की डेट में बता रहा है 4 लाख, तो जो आपको किसान बताता जाए आप उसको बिना आनाकानी किए लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपने मौके पर देखा आपको उसी हिसाब से जानकारी भरनी है, ठीक है। तो योजना के निर्माण की लागत यहाँ पर आप भर दीजिए जितना वो बताए। जैसे उसने 2 लाख रुपए बताया, 2 लाख। मशीनरी की लागत जो है, हाइड्रोलिक है या लिफ्टिंग है, तो उसकी लागत आप लिख दीजिए यहाँ पर किसान से पूछकर, ठीक है। अब वित्त के पोषण के प्रमुख 2 साधन, तो एक तो बैंक का ऋण होता है, एक निजी बचत होती है, तो इन दोनों पे आप क्लिक कर दीजिए या जो किसान आपको बताए, ठीक है। अब खुदाई हेतु रुपया, अब यहाँ पर आपको लिखना है सरकारी उपक्रम से अनुदान या सहायक सहयोग प्राप्त हुआ हो तो सभी योजनाओं के लिए। अब यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर 0 0 लिख कर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। फिर विशिष्ट जानकारी में आए, योजना की वर्तमान स्थिति, ठीक है। योजना की वर्तमान स्थिति में योजना उपयोग में है तो उपयोग में लिख देंगे। यदि आप उपयोग में की जगह लिख देंगे अस्थायी रूप में, तो यहाँ पर वो पूछेगा कितने वर्षों से उपयोग में नहीं है, ठीक है। और अस्थायी रूप से है तो क्यों, क्या खराबी थी, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर लिख देंगे स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है, तो पूछेगा कितने वर्षों से उपयोग में नहीं है और फिर पूछेगा क्यों, क्या खराबी थी इसमें, क्या किस कारण से, समुद्री तल प्रवेश के कारण, बहुत मध्य जल परियोजना की उपलब्धता के कारण, या औद्योगिक अपशिष्ट के कारण। चूंकि हमारी ये योजना उपयोग में है तो हमने उपयोग में लिख दिया। तो यहाँ पर जल वितरण की स्थिति पूछ रहा है, विधि पूछ रहा है, तो फव्वारा सिंचाई उपलब्ध थी। उन्नयन संयंत्रों का प्रकार, तो सबमर्सिबल पंप अवेलेबल था वहाँ पर, ये देखिए सबमर्सिबल पंप हमने लिख दिया। इसके बाद उन्नयन संयंत्रों हेतु ऊर्जा का स्रोत, तो ऊर्जा का स्रोत कितना है, विद्युत से चलने वाले पंप है, विद्युत लिख दिया हमने। अब सभी जल उन्नयन संयंत्रों की कुल हॉर्स पावर, तो आप देख सकते हैं किसान से पूछ सकते हैं, वो जितना आपको बता दें यहाँ पर आप उतना लिख दीजिए, ठीक है। फिर पंप चलन दिवस, खरीफ मौसम में कितने दिन पंप चला, तो खरीफ मौसम में उसने लगभग 23 दिन पंप चलाया, ठीक है। रबी के मौसम में उसने केवल 11 दिन पंप चलाया। 12 मासी फसल हेतु उसने लगभग साल भर में, वो जो वार्षिक आपका साल था उसमें लगभग उसने 42 दिन पंप चलाया, ठीक है। अन्य फसल यदि कोई थी मौसम में तो उसके हिसाब से उसने 10 दिन और पंप चलाया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब औसत पंप चालन वो घंटे में पूछ रहा है कि कितने घंटे औसत चला, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितने घंटे चला होगा, लगभग लगभग ये देखिए, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, यानी 13 घंटे चला, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू हो जाएगी कि रवि में और कम चला, ठीक है, ये 8 घंटे चला, ये देखिए 8 घंटे चला। 12 मासी में 6 घंटे चला, भाई क्योंकि ज़्यादा चलना है, ठीक है। किसान जो बता रहा है आपको वही लिखना है। अन्य मौसम में 5 घंटे चला, ठीक है। ये देखिए, अब क्या ये जो योजना है ये नहर जैसी वृहद मध्यम जल परियोजना के अंतर्गत स्थित है, यदि हाँ तो यहाँ लिख दीजिए। फिर कमांड क्षेत्र का नाम लिखना पड़ेगा आपको और फिर योजना को चुनना पड़ेगा। पानी प्रमुख योजना है, खेत तक उपलब्ध उपलब्ध नहीं है, या सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है, क्यों आपने मतलब उस योजना को चुना, ठीक है। और नहीं कर देंगे
तो ये देखिए बस हो गया आपका, यह कंप्लीट हो गया विशेष जानकारी। अब यहाँ पर आपको आना है पुनर्भरण के लिए है, यदि हाँ तो फिर इसकी टिप्पणी आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। आईपीओ क्या है, इसकी एमआई स्कीम के तहत क्या है, योजना का कम उपयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये अब कृषि योग्य कमान क्षेत्र आपको इसमें लिखना है, यानी कितना सींच रहा है। तो जो कुआं था वो 12 हेक्टेयर को सींच रहा है, तो हमने यहाँ पर 12 हेक्टेयर लिख दिया, ठीक है। ये देखिए अब मौसमवार सृजित सिंचाई क्षमता, यहाँ पर आप मौसमवार सिंचाई क्षमता लिख दीजिए। तो 12 हेक्टेयर जो हमने लिखा उसमें 8 हेक्टेयर उसने खरीफ में सींचा, रबी में उसने 3 हेक्टेयर सींचा, 6 हेक्टेयर सींचा, ठीक है। उसके बाद 12 मासी में उसने 12 हेक्टेयर सींचा, क्षमा करें, हाँ मतलब लगभग उसका टोटल 12 हेक्टेयर था। आप इसमें मैक्सिमम एक किसी एक फसल को भी मैक्सिमम ले सकते हैं, और टोटल यदि आपको पता है, मान लीजिए उसके पास 12 हेक्टेयर का खेत था, उसने 6 हेक्टेयर इस वाले खेत के सींचे और 6 हेक्टेयर दूसरे खेत जहाँ पर उसने रबी लगाई थी, या 4 हेक्टेयर उसने वार्षिक फसल लगाई हुई थी, बाकी में उसने खरीफ बोई थी, तो 4 हेक्टेयर यहाँ आ जाएगा, अन्य में 3 हेक्टेयर। ये देखिए तो कुल आपको मिल गया कितना, 21 हेक्टेयर। अब सेम चीज़ मौसमवार भी आपको यही भरनी है, मौसमवार आप भरें तो खरीफ में 8, रबी में 6, ठीक है। वास्तविक सिंचित जो क्षेत्रफल इसमें पूछ रहा है वो 12 मासी में आप 4, अन्य में 3, ठीक है। ये देखिए सब कुछ ओके होने के बाद क्या तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास उपलब्ध है ये, ठीक है। हम यहाँ पर थे, हमने देखा था कि ये ग्राम अनुसूची में हम भर चुके थे। ये आपको यहाँ पर आपने भरा था, जैसे ही ये 6, 4, 8 भरेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप नहीं पे क्लिक करेंगे या हाँ पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा क्यों आपको वो करना है। इसके बाद जो भी आपने मौके पर टिप्पणी देखी, ठीक है, वो टिप्पणी यहाँ पर आप लिख दीजिए। टिप्पणी लिखने के बाद आप यहाँ से आपको फ़ोटो पूछेगा, इसको फ़ोटो खींच लें, ठीक है। जैसे ही आप उस बोर की, बेल की, ट्यूबवेल की फ़ोटो खींचेंगे, सेव एज़ ड्राफ्ट पे क्लिक करें। सेव एज़ ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, यदि सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे तो सेव हो जाएगा, जिसको आप बाद में एडिट कर सकते हैं, और यदि सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपकी प्रदर्शित होने लगेगा, और इस तरीके से भूजल योजना का एक योजना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि इसमें आपको नंबरिंग के लिए परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप एक सेव कर देंगे वो सेव हो जाएगा, बाद में आप फ़ोटो खींचेंगे तब भी वो एक ही रहेगा। आप कभी भी फ़ोटो खींच सकते हैं, 2 भर दें, 3 भर दें, 4 भर दें, किसी कारण से एक की जानकारी अनुपलब्ध है तो एक आपका सेव हो जाएगा। आप जब भी फ़ोटो खींचेंगे वो एक में ही सेव होगी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली नंबर आते जाएंगे, इसमें आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है। इसके बाद हम सतही जल योजना भी देख लेते हैं एक बार। सतही जल योजना में भी इसी प्रकार से आप प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे उसी प्रकार से आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। सतही प्रवाह योजना जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये पूछेगा प्रकार, जलाशय, हौज तालाब, अन्य जल भंडार, स्थायी विपथन, जल संरक्षण, कम भूजल पुनर्भरण योजना, जल रिसाव, हौज, झरना प्रवाह, अन्य, ठीक है। और यदि सतही लिफ्ट से रखेंगे आप, लिफ्ट योजना, तो इसमें पूछेगा नदी पर लिफ्ट है, धारा पर लिफ्ट है, नाले पर लिफ्ट है, हौज तालाब में लिफ्ट है, चेक डैम में लिफ्ट है, ठीक है। इस प्रकार से वो आपसे पूछ लेगा सतही प्रवाह योजना में आप क्या भर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर चुन लेते हैं तालाब, ठीक है, तो अब वो पूछेगा योजना का स्वामी, तो स्वामी तो उसी प्रकार से आप एकल किसान लिख दीजिए। एकल किसान में आप लिखेंगे, देखिए यदि आपको एकल किसान में नहीं लिखना, आप डायरेक्ट यहाँ पर खसरा नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर खसरा नंबर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली नाम ले लेगा, और यही खसरा नंबर वो वहाँ पर भी जाकर आपका एकल में जहाँ पर आपको किसान का नाम लिखना था वहाँ पर वो सेव कर देगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर स्वामी का समग्र भू स्वामित्व आप हेक्टेयर में लिख दीजिए, 5 हेक्टेयर, ठीक है। फिर वर्ग वही जैसा आपने उसमें भरा भूजल में, बिल्कुल वैसा ही है, स्त्री पुरुष, ये लीजिए। योजना की स्थापना का वर्ष 16-17, निर्माण की लागत बिल्कुल उसमें और इसमें कोई, यदि आपने एक बार कोई भी एक फॉर्म भर लिया, चाहे ये भर लिया चाहे वो भर लिया, लगभग वो उतनी ही आएगी, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक सा है फॉर्म, ठीक है। प्रमुख साधन ये देखिए बिल्कुल सिर्फ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हैं। जैसे इसमें अब ये आ रहा है आपसे कि बोरिंग निर्माण खुदाई हेतु आपका कितना राशि लगी, तो ये सरकार द्वारा यदि कुछ लगी है तो ठीक है, नहीं लगी तो 0-0 करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। योजना की वर्तमान स्थिति उपयोग में है, यदि उपयोग में है तो केवल जल वितरण की स्थिति चुननी है आपको, उपयोग में नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा क्यों नहीं है, अस्थाई है तो, और स्थायी है तो क्यों बंद हो गई और कैसे बंद हो गई और कब से बंद हो गई, ठीक है।
इसके बाद देखिए 19 के बाद 19 के का के बाद गा, क्या यह योजना भूजल पुनर्भरण के लिए है? यदि नहीं है तो नहीं, और हाँ है लिखेंगे तो फिर आपको इसका विवरण लिखना पड़ेगा कि कितने गाँव को ये कवर कर रही है। जो योजना है आपकी, गाँव को, कितने गाँव को, आसपास के गाँव को, क्योंकि जलाशय है तो इसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। जैसे आपने पिछली बार एक कुएं या बोर का लिखा था 12, 15, 25 हेक्टेयर, लेकिन जलाशय का लगभग 100 हेक्टेयर भी हो सकता है, 200 हेक्टेयर भी हो सकता है, 250 हेक्टेयर भी हो सकता है और 50 हेक्टेयर भी हो सकता है। वो पानी के ऊपर और उसकी सींच के हिसाब से होगा। ठीक है, फिर इसमें भी वही खरीफ, रबी, बारहमासी, अन्य मौसम की जानकारी भर दीजिए। ठीक है, हेक्टेयर में। इसके बाद वही योजना द्वारा किए गए कवर किए गए ग्रामों की संख्या। फिर अभिकल्पित क्षमता, जो जलाशय है, हौज है या अन्य भंडार है, उसका विशेष विवरण लिखना उसमें। अभिकल्पित क्षमता यानी उसमें कुल कितना पानी आ सकता है, उसकी क्षमता इसमें आपको लिखना। भरा हुआ भंडारण, इस साल कितना भर गया है वो आप लिख दीजिए। पूरा भरा है, 3/4 भरा है, आधा भरा है या 1/4 भरा है। ठीक है, पानी नहीं गिरा है तो कम भरा होगा तो 1/4 कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। पानी भरा है तो इसमें आप ऊपर चुन सकते हैं पूर्ण भरा हुआ। ठीक है, भंडारण के भरने की स्थिति तो हर साल भरता है, सामान्य रूप से भर जाता है, कभी कभार भरता है या कभी नहीं भरता है। ठीक है, फिर जल निकाय से संबंधित ये विशिष्ट सूचनाएं जो ऑटोमेटिकली भर रही है। आर यू दिया हुआ है। ठीक है, रूरल है या अर्बन है, आर यानी रूरल, यू यानी अर्बन शहरी, और ग्रामीण, ग्रामीण है तो रूरल। राज्य का कोड है 23, जिले का कोड है 413, तहसील का कोड 3620, ग्राम का कोड, ग्राम या वार्ड का कोड 48 81 60, और क्रमांक संख्या योजना की 001। अब जल निकाय में गांव में कुल योजनाओं की संख्या। अब इस जल निकाय से कितने योजनाओं को लाभ मिल रहा है उसकी संख्या यहाँ लिख दीजिए। जल निकाय में गांव में इस योजना की क्रम की संख्या। ठीक है, तो इसकी क्रम संख्या आप लिख सकते हैं। फिर टिप्पणी वैसे ही लिखना है, अन्वेषक की जानकारी, फिर फोटो खींच के उसी तरीके से आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, तो ये भी आपका सेव हो जाएगा। ये सभी जल थी। फिर आता है आपका जल निकाय योजना। जल निकाय योजना में भी आप देखेंगे तो ये ऊपर जानकारी दी हुई है, ग्रामीण है या शहरी है। यदि आप इसको शहरी भरेंगे तो फिर उस हिसाब से इसको भरना पड़ेगा। ये ग्रामीण है, पहली योजना है जल निकाय की क्रम संख्या। ये देखिए वही कोड दिए हुए हैं। फिर नाम, यदि इसका कोई नाम है तो नाम लिख दीजिए इसका। ठीक है, योजना का आपकी यदि कोई नाम दिया गया है या आपको उसका नाम मालूम होगा तो आप वो नाम लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद बेसिन, यदि कोई बेसिन यहाँ पर लागू होता है तो वो लिख दीजिए यहाँ पर आप कौन सा बेसिन में आ रही है ये योजना। ठीक है, फिर बेसिन का कोड चुनना पड़ेगा, इसी के अंतर्गत आएगा, जो आपको देख सकते हैं इस हमारे संलग्न पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर जल निकाय का प्रकार, हौज है, तालाब है, जलाशय है, झील है। ठीक है, फिर किस खसरे में या किस सर्वे नंबर पे स्थित है वो जल निकाय। ठीक है, उसका यहाँ पर विवरण आप लिख दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, ज़्यादातर जलाशय जो है वो आपको यहाँ से नंबर से मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही आप ये भर देंगे ये ले लेगा। ठीक है, अब चूंकि ये शासकीय नंबर था, शासकीय तालाब था, तो हमने वो नंबर यहाँ पर डाल दिया तो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर अक्षांश देशांश है। जब आप जाएंगे लोकेशन के हिसाब से, जब आप मौके पर जाएंगे, जब ये ऊपर की डिटेल भरते जाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर क्षेत्र जिसमें जल निकाय स्थित है, तो यहाँ पर आप क्षेत्र चुन लें। जो आपने देखा था जनजातीय है या जिला प्रोग्राम के अंतर्गत है, बाढ़ प्रभावित है, नक्सल प्रभावित है। ठीक है, स्वामित्व वही राज्य WRD का है, राज्य सिंचाई है, सहकारी है, पंचायत है, नगरपालिका प्राधिकरण है, अन्य सरकारी संस्था है, व्यक्तिगत है, व्यक्तियों का समूह है या निजी निकाय है। ठीक है, जल निकाय उपयोग में है, यदि हाँ तो ओके, और नहीं है तो फिर वही सारी चीज़ें कि कारण बताएं कि क्यों नहीं है, सूख गया है। ठीक है, या प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। ठीक है, ये। और यदि उपयोग में है तो फिर आपको सिंचाई के औद्योगिक क्या उपयोग में आ रहा है, घरेलू है, मनोरंजक है, धार्मिक है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर चुन लेंगे सिंचाई, तो और पूछ रहा है। इसके अलावा वो साथ में आप 3 चुन सकते हैं, 3 कारण आप चुन सकते हैं कि 3 कामों में आ रहा है उपलब्ध। ठीक है, फिर यहाँ पर जल निकाय का कैचमेंट एरिया जो है आपका क्षेत्रफल, वो जल निकाय की IPC। ठीक है, जो सृजित सिंचाई क्षेत्रफल है। फिर प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार, फिर नवीकरण मरम्मत का वर्ष, किस वर्ष इसका नवीनीकरण किया गया है, उसमें लगने वाली लागत। फिर जल निकाय नवीनीकरण की पुनर्स्थापना के अधीन है या नहीं है। ठीक है, यदि हाँ तो योजना का प्रकार, तारीख लिखनी पड़ेगी, और नहीं तो नहीं। फिर जल निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्रफल में। फिर पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई, अधिकतम जब पूरा भर जाता है ये, तब उसकी गहराई कितनी होती है, उसकी जानकारी आप यहाँ लिखेंगे। फिर इसका कुल भंडारण क्षमता जो है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और वर्तमान में कितना भरा हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर 17-18 के दौरान कितना भरा था, जो आपने पिछले उसमें देखा था, सतही जल में पूर्ण है, आधा है, 1/4 है।
वो भर देंगे। फिर भरने की स्थिति गत 5 वर्षों में, 5 वर्षों से कैसा रहा इसकी स्थिति वो भर देना है। फिर लाभान्वित शहर और गांव की संख्या, आसपास के शहर और नगर कितने लोगों को, कितने संख्या लिखनी है यहाँ पर। फिर जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या, औसतन जो आप लगभग औसतन व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्या जल संगठन उपयोग संगठन का गठन किया गया है, यदि हाँ तो हाँ पे लिखें। फिर उसका जानकारी भरें, कितना पूरा किया है कि आधा किया है, नहीं में छोड़ दें, और मालूम नहीं में मालूम नहीं। यदि आपको नहीं मालूम है तो मालूम नहीं कर दें मौके पर यदि आप हैं तो। इसके बाद वही टिप्पणी लिखें, फोटो खींचें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 अनुसूची सीख ली। चौथी आपकी ग्राम अनुसूची है। ग्राम अनुसूची में उसी प्रकार से आपको गांव आपका किस प्रकार का है, जाति जनजाति है, गैर जनजाति है, भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, कृषि योग्य क्षेत्रफल क्या है, शुद्ध बोया क्षेत्रफल क्या है, सकल कुल सिंचित, बारहमासी, अन्य मौसम, उसी की जानकारी आपको उपलब्ध है मॉनसून की। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप वहाँ जितनी योजनाएं आप भरेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये भरता जाएगा। ठीक है, टिप्पणी भरें, आगे बढ़ जाएं, इसको भी ओके कर दें। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आसानी से कि एमआई सेंसस में किस तरीके से आपको क्या भरना है, मौके पर जाकर क्या करना है, और ऐप को किस तरीके से भरना है। यदि फिर भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर आराम से बता सकते हैं, मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।